हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक नए लेक्चर के साथ हम लोग उपस्थित हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल मुझे एक ईमेल आया, कोई शुक्ला जी पूछ रहे थे, सर हमने तो 5th सेमेस्टर तक तो पढ़ाई की है लेकिन 6th सेमेस्टर में वक्त बहुत कम मिला है, तो कोई ऐसा उपाय हो जिससे हम कम मेहनत में अच्छा नंबर पा सके। पास तो होना ही होना है लेकिन नंबर भी कुछ अच्छा पा सकें। तो मैंने कहा शुक्ला जी ज़रूर, हम आपको ऐसे तरीके के बारे में ज़रूर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे हमारे पास, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न डील कैसे करना है आज हम अपने सेशन को इस टाइप से चलाएंगे ताकि आपको ज्ञान थोड़ा कम भी हो तो आप अच्छा से जय माता वाला टिक लगा सकते हैं ताकि सही निकले। हाँ, तो इसके लिए चले हम अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, बातें करते हैं और बताते हैं कि कैसे करना है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल हीटिंग। हाँ, इलेक्ट्रिकल हीटिंग का पहला क्वेश्चन हम इस टॉपिक क्वेश्चन बनाए हैं, निम्न में से किसकी ऊष्मीय चालकता अधिकतम होगी। तो साथियों ऑप्शन दिया है, पहला जल, वाष्प, ठोस बर्फ और लास्ट वाला दिया पिघलती हुई बर्फ। ऊष्मीय चालकता आप कॉमन सेंस से ही सोचिए, उसमें चालकता किस में ज़्यादा होगी जिसके अणु ज़्यादा नज़दीक होंगे, जिन पदार्थों के अणु ज़्यादा नज़दीक होंगे। लोहे में ज़्यादा होगी या पानी में ज़्यादा होगी या बर्फ़ में। तो देखिए जैसी बात है, जल के अणु भी दूर होते हैं तो ये हो नहीं सकता। इसमें पूछा है अधिकतम सबसे ज़्यादा, इन ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा अधिकतम, तो आपको इन ऑप्शनों से ही देखना कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन है। तो जल तो हो नहीं सकता, वाष्प में भी नहीं हो सकता और पिघलती हुई बर्फ, इसका भी अणु के बीच के अंतराणविक अवकाश वाला जो स्थान है वो कम होता है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ठोस बर्फ ही एक ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन भी ठोस बर्फ ही है। तो आप इस तरह क्वेश्चनों के एनालिसिस कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से डील करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छा नंबर लाएंगे। ये तरीका आज आपके डिप्लोमा में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन आने वाले जेईई के एग्ज़ामों में भी आपको ऐसा करना है, क्योंकि आप पूरे टॉपिक से तो पढ़े नहीं होंगे। जैसे कि आप अगले क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टी के अंदर का तापमान आमतौर पर किसके द्वारा मापा जाता है। तो मान लीजिए आपने तापमापी के बारे में पढ़ा है, एल्कोहलिक तापमापी के बारे में पढ़ा है, आप और अनदर ऑप्शनों के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे आप पारा तापमापी है तो ये किसके लिए होता है, ये बुखार के मापने के लिए होता है। जो हम लोग तापमापी नापते हैं ना, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में जो नापता है उसमें पारा होता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर ही आपका ऑप्शन है जो भट्टी के अंदर के तापमान को मापता है, ये ऑप्शन सही है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, एल्कोहलिक तापमापी, ये जो सड़कों पे 22 साल लोग खड़े रहते हैं, रात को मूवी हम देखते हैं ना, नापते हैं तो पूरी उनकी फूट जाती है, जो पी कर आते हैं ड्रिंक के लोगों का शराब का मीटर, कुछ ऐसा सा ही तापमापी है। एंड लास्ट भी विकल्प है, विकल्पों में से कोई नहीं, तो ये तो है नहीं, ऑप्टिकल पायरोमीटर हमारा राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट का टॉपिक को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तम कृष्णिका कौन सी होती है, जो सारे प्रकाशों को ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब बिल्कुल भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती, जो सभी आपतित विकिरणों को अवशोषित करती है, जो सभी आपतित विकिरणों को परावर्तित करती है, जो सभी आपतित विकिरणों को संचारित करती है। सभी विकल्प सही हैं, तो ऐसा है नहीं, ये सारे को परिवर्तित नहीं करती है। एंड वो सभी जो सारे को संचारित भी नहीं करती है। आप कृष्णिका के बारे में तो वाकिफ़ हैं, फिर भी आपको समान से दिखने वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका राइट ऑप्शन ए है, ये राइट ऑप्शन है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिजली के हीटर में मेटल केस में धातु किससे कनेक्ट होता है। जो हीटर होता है उसमें जो धातु है
वो किससे कनेक्ट होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो ऑप्शन पहला दिया है फेस तार, अर्थ तार, उदासीन तार, इनमें से कोई नहीं। और भाई साहब फेस तार से तो होगी नहीं। और दूसरी बात, अर्थ तार और उदासीन तार में तो खूब भर भर कर कन्फ्यूजन भरे हैं। तो भाई आपको ऑप्शन को एनालिसिस करना पड़ेगा, किसमें कनेक्शन करने से हमें बिजली के झटके नहीं लगेंगे, हम सेफ रहे, हमारे उपकरण भी सेफ रहे। हाँ, तो उदासीन तार से तो होगा नहीं, और तार से कनेक्ट होने पर ही ऐसा स्थिति होती, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट है। बी पर जाएंगे, हम बी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है अपना आर्क का प्रतिरोध। आर्क का प्रतिरोध धारा में वृद्धि के साथ कम होता है, धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, धारा पर निर्भर नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन ना देखने में बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन आसान है नहीं। इसे देखिए, एक सूत्र होता है H इक्वल टू इस पर RT से हल करिए इसे। और ये जो आई है इसकी अनुपाती होती है, जब ए बढ़ेगा तो एक कम होगी। जब पूछ रखा आर का प्रतिरोध धारा में वृद्धि के साथ कम होता है, हाँ, जब ये बढ़ेगी तो एक कम होगी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज राइट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि कोई ऐसा मेथड बताइए कि हम, मान लीजिए मुझे थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर के बारे में मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम है पीछे के चैप्टर के बारे में, और इस सेमेस्टर में तो हमें टाइम कम मिला है, तो हम उसके आधार पर भी अपने पेपर को दे सके। तो हाँ जी शुक्ला जी, इसी तरह हल करते हैं। हाँ, जैसे है ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक होता है, ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन होती है, और वोल्ट तो आप जानते हैं, वीवो कैंडिला आपकी ज्योति तीव्रता का, एम्पियर आपका है धारा का। हाँ, तो इन सारे ऑप्शनों को चेक कर लीजिए। एंड एक आपका ऊष्मागतिकी ताप का मतलब केल्विन है, इसे के से ही डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्ण काला पिंड की अवशोषकता क्या होती है। तो देखिए, ऑप्शन भी कंफ्यूजन वाला बताया है ना, 0, 0 से 1 बताया नहीं जा सकता। तो शून्यति होती नहीं है, 0 से 1 के बीच में होता नहीं, ये थ्योरिकल पॉइंट है, इसकी एक ही होती है। ये ऑप्शन ए राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। अब मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं जानते इस सेमेस्टर में, हमें ऐसे लोगों को बताना है जिन्हें इस सेमेस्टर के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि उन्हें पिछले का थोड़ा बहुत जानकारी हो और ऐसे उपाय बताएंगे कि इसे हल करें। तो आप हल करने की कोशिश करें। मान लीजिए आप पीछे के पढ़े हैं, विद्युत मोटर में आप ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जानते हैं, ट्रांसफार्मर, विद्युत फर्नेस, जनरेटर, इन सब सारे ऑप्शन है। इसमें से आप अपने से सोचिए ना कि विद्युत ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस में होगा। इसमें तो बिजली का होता है। ट्रांसफार्मर में प्रभाव होता है, लेकिन ये प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रेरित प्रेरक। और जनरेटर भी आप जानते हैं, AC/DC वाले क्या है, करंट पर काम करते हैं। विद्युत फर्नेस, ये जो भट्टियाँ होती है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो आप ऑप्शन सी के साथ जाइए, आप एनालिसिस कर लेंगे, ऑप्शन से ही आंसर निकालिए। और ऑप्शन ये देखो, हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चनों को कोड कर सकते हैं, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर। एंड आगे वाले हम क्वेश्चन को देखते हैं और आपसे बात बताते हैं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, निम्न में से तापन की कौन सी विधि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, प्रतिरोध तापन, भंवर धारा तापन, प्रेरण तापन, परावैद्युत तापन। तो आप ट्रांसफार्मर जानते हैं कि प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट है अपना, सी।
एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन तो दिमाग खिला देगी यार, आप इससे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड, परावैद्युत तापन का एक अन्य नाम है। ये पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन वो पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा क्वेश्चन बताएंगे डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में। ऑप्शन 4 वॉल्यूम हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग, सरफेस हीटिंग, ईडी हीटिंग। तो मैं चाहूँगा कि इसे आप लोग इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका आंसर आपको बताएंगे। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बताता है। मुझे मालूम है आप में से बहुतों को ये बहुत अच्छी तरह जानकारी है, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम है, तो हम इसको बताएंगे। और हम अब आपको लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन ला रहे हैं। वन लाइनर जैसे कि पूरे चैप्टर को कवर कर ले हम, ऐसे इन प्रश्नों को आप देख कर जाइएगा। वन लाइनर को में थोड़ा क्या है कि ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो हम इसको बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये सब टॉपिक आपकी डिप्लोमा में तो आएंगे ही, लेकिन ये आपके आगे के UPPCL जेई या किसी भी जेई के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसमें ये तो ऐसे क्वेश्चन इन टॉपिकों से तो भर भर कर आने वाले हैं, लेकिन आप इन्हें ध्यान देंगे तो डिप्लोमा में भी अच्छा खासा कर सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा है फ्लोरेंस में 1600 डिग्री ताप पर हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग होता है मॉलिब्डेनम एक तत्व है, उसका बना हुआ छड़ उपयोग होता है। एंड टॉपिक सेकेंड है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन एलॉय। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्रेस में प्रयोग किया जाता है माइका। इसे ध्यान रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में के पॉइंट वे से, मतलब डिप्लोमा के एग्जाम में पॉइंट वे से भी महत्वपूर्ण है। घरेलू बेकिंग ओवन में ताप नियंत्रित किया जाता है थर्मोस्टेट से डिवाइस का उपयोग करके। एंड अपना नेक्स्ट है फर्नेस के अंदर का ताप मापन किया जाता है ऑप्टिकल पायरोमीटर के द्वारा। अभी आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में हमने बताया था ना, वही क्वेश्चन है, अब इसी पे ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आर्क फ्लोरेंस कार्य करता है लो लॉगिंग पावर फैक्टर पर, लॉगिंग नहीं है लैगिंग है, ये है लो लैगिंग पावर फैक्टर पर। एंड नेक्स्ट है अपना आर्क हीटिंग में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रोड बना होता है ग्रेफाइट का। भाई सब इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। और इससे कुछ ऐसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पर ध्यान दीजिएगा, इससे ध्यान दीजिएगा। वैसे पूरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इन्हें आप तैयार कर लेंगे ना, तो आने वाले आप कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है होने वाले हैं उसमें भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक अपना है आर्क फ्लोरेंस में चोक का प्रयोग किया जाता है। किस लिए चोक का प्रयोग करते हैं? आर्क को नियंत्रित करने के लिए। हाँ, आर्क फ्लोरेंस की आकृति होती है सिलेंड्रिकल या कोनिक। दो ऑप्शन होंगे, तो पहले सिलेंड्रिकल या कोनिक, दोनों एक साथ नहीं देंगे, वो कोई भी देंगे तो एक ही देंगे। हाँ, इंडक्शन फ्लोरेंस का प्रयोग किया जाता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग के लिए। इंडक्शन फ्लोरेंस का। एंड नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाई फ्रीक्वेंसी ईडी करेंट। हीटिंग के जिस रेंज के लिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है वो कितना होती है? तो 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आ गई अपनी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में करंट बहता है। ये तो सामान्य सी बात है, डाइलेक्ट्रिक से होकर ही जाएगी। एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस समानुपाती होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं जब प्रश्न उन्हें पेपर को कठिन बनाना होता है, तो फ्रीक्वेंसी के अनुक्रम समानुपाती होती है। एंड ये ऐसे प्रश्न तभी आएंगे जब पेपर को उन्हें टफ थोड़ा हार्ड बनाना होगा।
लेकिन डिप्लोमा में हार्ड पेपर नहीं बनाते हैं, लेकिन जेईई में तो आपको हार्ड पेपर ही देखना पड़ेगा, तो इसके नज़रिया से आप इसे ध्यान रखिएगा। प्लाईवुड के हीटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 1 से 2 मिली हर्ट्ज। पावर फैक्टर एकदम होगा रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड का। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसे मैं वन लाइनर में कन्वर्ट कर लिया हूँ, फिर भी ऑप्शन में देगा तो सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड का होता है। एंड नेक्स्ट है अपना 17 है अपना हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस का प्रयोग किया जाता है इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील में। पावर फैक्टर लीडिंग होगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में होता है। देखो भैया, अक्सर आप सुने होंगे पावर फैक्टर लैगिंग, लेकिन ये है पावर फैक्टर लीडिंग। तो ये किस कंडीशन में है? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग की कंडीशन में है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, पेपर को टफ बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चन भी डालेंगे हम। नॉन कंडक्टर मटेरियल की हीटिंग के लिए उपयुक्त विधि है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड। नॉन फेरस मटेरियल की हीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड। एंड किसी चालक पदार्थ के हीटिंग के लिए उपयुक्त विधि है इंडक्शन हीटिंग। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके में मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। 22 है अपना प्लास्टिक हीटिंग के लिए आदर्श विधि है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। एंड फूड प्रोसेसिंग की आधुनिक विधि है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की मेथड से। तो आप देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में, इसमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग में ज़्यादा शब्द आ रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन जितने महत्वपूर्ण थे हमने इनमें कवर किया है। एंड आपको कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए? आप यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही किसी टॉपिक से चाहते हैं या अनदर आपके जो 2 सब्जेक्ट बनते हैं उनसे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उन पर बनाकर वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे पीडीएफ के रूप में। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको अपने टेलीग्राम लिंक से। हम जल्दी ही टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या व्हाट्सएप से या ईमेल आप मेरे ईमेल पर कुछ ईमेल करके भेज सकते हैं, मैं पर्सनली आपको भेज सकता हूँ। एंड जाने से पहले मैं बताता हूँ, इस समय आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि ड्यूरेशन तो कम है एग्ज़ाम का, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव थिंक में रखेंगे ना, अच्छा काम कर जाएंगे। मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं ना, उनकी क्या कहूँ पॉजिटिवनेस इतना अच्छा है ना, देखकर आप प्रभावित हो जाएंगे। तो देखो, हर चीज़ मायने नहीं रखता, इंसान अच्छा है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।